हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कवर कर चुके हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी मैंने आपको बता दी किस डायरेक्शन में काम करती है। लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू आती है, आपको पता है कितनी। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आपको निकालना है तो FL इज इक्वल टू आता है म्यू मल्टीप्लाई एन, जहां पर एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए तो म्यू के इंटू एन आता है, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दिस वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारी बातें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। अब आपको आज समझना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे क्या है देखिए समझिए। तो मान लीजिए यहां पर एक रफ सरफेस है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। इस पे आप एक फोर्स लगाते हो कैपिटल F, जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको आप बाहर से लगाते हो तो क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, एक्सटर्नल फोर्स है इस समय। अब यहां पर जो फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गया आपका FL। क्या आ गया भाई, FL, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो यहां पर वो FL आ गया है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो भैया इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगी और इसका वेट भी काम करता है। तो वेट हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन हो गई n। इतने फोर्सेस काम करते हैं इस ब्लॉक पर। देखिए मैंने बाहर से एक फोर्स F लगाया। अच्छा, बॉडी अभी क्या है, रुकी हुई है। आपने जो फोर्स लगा रखा है उसकी वजह से यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लगा रखा है आपने, ये मान लीजिए आप बिल्कुल चलने वाली जस्ट ये बॉडी। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए क्या हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो अर्थ ने ब्लॉक पर जो, यानी सरफेस ने ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रखे हैं वो दो हैं। फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, देखिए mg तो वेट है, वो तो अलग है। mg तो वेट है, जो सरफेस है नीचे उसने दो फोर्सेस लगाए हुए हैं। सरफेस ने दो फोर्सेस लगाए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शनल फोर्स। भाई फ्रिक्शनल फोर्स भी तो सरफेस ने लगाया है ब्लॉक पर, और नॉर्मल रिएक्शन भी कौन लगा रहा है, सरफेस। ये तो किसी और ने लगाया है एक्सटर्नल, और mg जो है वो अर्थ लगाती है। तो mg कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। देयर इज टू फोर्स, ऑन ब्लॉक ड्यू टू surface at which it is placed। ठीक है, तो सरफेस जो है वो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगाती है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स, और नंबर सेकंड जो उसने लगाया है वो क्या लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आपका है वो यहां बनेगा आपका, इसको आपने मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये मान लीजिए आपका रिजल्टेंट है R। किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट है। तो किसी बॉडी जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, जब उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनेगा, भाई n और FL का रिजल्टेंट है R।
रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये रिजल्टेंट है किसका? फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। तो हम मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन the resultant are of normal reaction and limiting friction। एंड नॉर्मल रिएक्शन। नहीं बात समझ में भाई? जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है आर, उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है किसका? Fl और n का रिजल्टेंट है R आपके पास जो है एंगल वो। तो इस तरह से आपके पास ये होगी भाई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या करना है हमको आगे। तो अगर हम ध्यान से देखें n इज इक्वल टू क्या होता है भाई? n इज इक्वल टू होता है आपके पास mg। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अगर यहां से देखें तो ऊपर नीचे मोशन नहीं है, रुका हुआ है, तो n इज इक्वल टू आपका mg आ जाएगा। एंड अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं Fl, तो वो क्या होता है भाई? म्यू एल इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू एल इंटू एन। तो ये आ गया आपके पास म्यू एल इंटू एम जी। ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल आपको दिखाता हूं। उस ट्रायंगल में देखें आप ध्यान से। पॉइंट के नाम रख लेते हैं ए बी सी, है ना? देखिए ए बी सी। तो ट्रायंगल आपको दिखेगा ए बी सी। अब ट्रायंगल आप देखें ध्यान से, ए बी सी में क्या है भाई? यहां तो आपको थीटा एंगल दिखा रखा है। अब ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर है भाई। जो एन है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर है। तो किसी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो वैल्यू ऑफ वेक्टर कहलाती है ना? तो जो इसकी लेंथ होगी वो तो n के बराबर हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू के बराबर। और जो ये है ये फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर है जो दिखा रखा है हमने। इसकी जो लेंथ आएगी वो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। जितनी ये आएगी उतनी ही वो आ जाएगी बीसी, क्योंकि ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। इस तरह से दोनों ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो इस लाइन की लेंथ से रिप्रेजेंट होगी। तो बीसी किसके बराबर है? एफएल के बराबर। यहां आ जाएगा आपके पास एफएल। अगर हम यहां से tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं कर देता हूं इरेजर। डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। अब एफएल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? म्यू एल इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, है ना? तो एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपका आएगा म्यू एल इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये म्यू एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थीटा क्या है आपका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या आ जाएगा भाई आपके पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
तो ये सारी बातें थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जो मैंने आपको बता दी। अगर कोई ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उस पे आप बाहर से कोई फोर्स F लगाते हो तो यहाँ पर तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है FL मान लीजिए, किसी केस में जस्ट चलने वाला हो ये, तो उस केस में क्या है मैक्सिमम फ्रिक्शन शो करेगा। तो हम जानते हैं म्यू एल इन के बराबर होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, इसका वेट पीछे काम करेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने R बोल दिया है, ठीक है। तो उस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट है वो आपका आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा और म्यू देगा तो आप सीधे म्यू बराबर tan थीटा करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो, या आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो आप उसका म्यू निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा से। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप म्यू निकालोगे, फिर n से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फ्रिक्शनल फोर्स निकल आएगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए भाई ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एक दूसरे एंगल की जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ये मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। म्यू एल क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए तो अब दूसरे एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। किसकी? एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको समझे थोड़ा ध्यान से। आपके पास मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा प्लेन है भाई? इंक्लाइंड प्लेन है। एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो क्या है भाई? थीटा। ये फिक्स्ड है आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये रफ है। इन दोनों के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मान लिया हमने म्यू है, ठीक है भाई। म्यू एल है लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो म्यू एल दे रखा है। ये आपका फिक्स्ड है। ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड है। इसके ऊपर ही ब्लॉक जो स्मॉल एम मास का है, इट कैन मूव ओवर द इंक्लाइंड सरफेस। ये मूव कर सकता है आपका इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। अब देखिए क्या होगा अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, एक बार ध्यान से देखो आप। तो अब देखिए ध्यान से आप देखिए, ये कॉपी है और इसके ऊपर मैंने एक मोबाइल रखा हुआ है आपके सामने। ये बिल्कुल अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये क्या है भाई? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से रखा हुआ है। जो मैंने प्लेन कर रखा है कॉपी को, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रखा है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाना शुरू करता हूं, मतलब इसको इंक्लाइंड प्लेन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। देखिए और ऊपर उठाया मैंने, और ऊपर उठाया, और ऊपर उठाया, और ऊपर उठाया। अभी देखिए गिर नहीं रहा मोबाइल, अभी नहीं गिरा, अभी नहीं गिरा मोबाइल, अभी भी नहीं गिरा। और ऊपर उठाया, और ऊपर उठाया, और ऊपर उठाया। अब क्या है, एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर जस्ट मोबाइल चलना शुरू करेगा। देखिए ध्यान से, ये पहले था कैसा? हॉरिजॉन्टल। अब इस प्लेन को अगर मैं देखिए जिसमें मोबाइल रखा हुआ है, इस प्लेन को मैं उठाना शुरू करूं, उठाना शुरू करूं। अभी देखिए मोबाइल नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। अब एक ऐसा एंगल होगा जहां पर मोबाइल चलना शुरू करेगा। तो जिस इंक्लाइन, देखिए यहां पर एंगल है, जितना मैंने उसको उठाया उतना एंगल बढ़ा हो रहा है। उस एंगल से पहले ही मोबाइल यहां से नीचे की तरफ मूव नहीं करता, और उस एंगल के बाद अगर मैं इसे और उठाऊंगा तो मोबाइल आसानी से मूव करेगा। मतलब उस एंगल तक जो मोबाइल था वो इंक्लाइंड प्लेन पर कैसा था? रेस्ट में था। तो एक ऐसा एंगल होगा यहां पर जिससे कम एंगल पर ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं चलेगा, और उससे बड़े एंगल पर ये चलेगा।
से कम वो एंगल जिसके लिए इंक्लाइन प्लेन पर मूव करे, या ज्यादा से ज्यादा वो एंगल जिसके लिए ये इंक्लाइन प्लेन पर रुका रहे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइन प्लेन का वो मैक्सिमम एंगल जहां तक ब्लॉक एम इस इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रहेगा, या फिर इंक्लाइन प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिस पर ब्लॉक एम इस इंक्लाइन प्लेन पर चलना शुरू कर देगा, उस एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब देखिए क्या है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल of minimum angle of inclination of an inclined plane for which a body placed on inclined plane starts sliding down. On inclined plane. यानी किसी इंक्लाइंड प्लेन का कम से कम वो इंक्लिनेशन एंगल थीटा, थीटा नहीं मानते इसे कुछ और मान लेते हैं, हमने लिख दिया फाई से। किसे लिख दिया भाई, फाई से। तो जो फाई है आपका, ये एंगल ऑफ रिपोज कब बनेगा, जब ये जस्ट चलने वाला हो। ठीक है, चला नहीं है, जस्ट चलने वाला है, स्टार्ट करता है जस्ट, है ना, जस्ट और लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, प्लेन जस्ट स्टार्ट्स राइडिंग डाउन। तो जस्ट स्टार्ट हुआ है भी, जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। अब ये क्या है आपका, ऑलमोस्ट चलने वाला है, चला नहीं है पर अभी चलने वाला है ना, चलने ही वाला है। जस्ट स्टार्ट का मतलब होता है चलने वाला है। तब देखिए क्या होगा इसमें, अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए भाई ये हो गया आपके पास जो इसका वेट है mg, तो वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, वही कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा। एक आ जाएगी आपके पास यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, क्या आ जाएगी भाई, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब ये जस्ट चलने वाला है तो यहां पर जो फोर्स आएगा आपके पास, क्योंकि ये लिमिट पे जस्ट चलने ही वाला है, तो जो फोर्स काम करेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन पर जस्ट चलने वाली होती है बॉडी, जस्ट चलने वाली होती है, और उसके बाद जब बॉडी चलना शुरू कर देती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे पहले क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है मोशन, जस्ट स्टार्ट करने वाली होती है मोशन, तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है। कौन सा फ्रिक्शन काम करता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है। यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आपका हो जाएगा mg cos थीटा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो हम जानते हैं फाई होता है, थीटा नहीं फाई आएगा, सॉरी। यहां पर भी क्या आएगा आपके पास, फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये mg, यहां पर जो एंगल बनेगा फाई, तो यहां पर भी आएगा cos फाई, यहां पर भी cos फाई। चेंज कर लेना, ये फाई एंगल, थीटा नहीं लिखना, इसको फाई लिख देना। तो ये mg है तो यहां पर आ जाएगा mg sin फाई, यहां पर आ जाएगा mg cos फाई, यहां पर जो एंगल बनेगा वो फाई बनेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये रेस्ट में है, अभी चल नहीं रहा है, जस्ट चलना स्टार्ट करेगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास mg cos फाई, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो जाएगा आपके पास, हम जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, μl into n। ठीक है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, mg sin फाई के बराबर भी हो जाएगा। भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होता है μl into n के इक्वल, है ना। और यहां से आप देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin जो फाई है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब ये इसके बराबर भी है। तो इस केस में Fl जो है आपका mg sin फाई के बराबर भी है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और यहां से देखें मतलब Fl इसके बराबर भी होता है और Fl इसके बराबर भी होता है ना।
FL जो है आपका μl into n के इक्वल होता है, और वही किसके इक्वल है यहाँ पर FL को देखो तो mg sin phi के इक्वल भी है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है। तो उस केस में आपका हो गया कि μl into n किसके इक्वल हो गया mg sin phi की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो आप। FL इसके बराबर है और FL इसके बराबर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बराबर होता है, ये पहले से जानते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में mg sin phi के बराबर है, तो जो आपका ये होगा ये mg sin phi के इक्वल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, μl into m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin phi डिवाइड में mg cos phi। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा μl इज इक्वल टू tan phi। यानी इंक्लाइंड प्लेन पर जो एंगल ऑफ रिपोज होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सेम होते हैं। ये भी क्या आ गया μl tan phi आ गया, और पिछली बार क्या आया था μl tan थीटा, μl इज इक्वल टू tan थीटा आया था, यहाँ पर μl इज इक्वल टू tan phi आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की, तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है उसका टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, और अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, उसका टेंजेंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू μl। तो इंक्लाइंड प्लेन पर एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या बोलते हैं भाई, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। जितना हमने पढ़ लिया है फ्रिक्शन, उसके बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। और मैं आपको न्यूमेरिकल ट्राई करने से पहले कुछ बातें समझा देता हूं कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, जस्ट मूव करने वाली है, कुछ बातें आप समझ लें पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, इज इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स। नंबर सेकेंड, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। और नंबर थर्ड में बात करते हैं, तो नंबर थर्ड में हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ये होता है आपका μl into n के इक्वल, जहां पर μl क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मल्टीप्लाई n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस एट व्हिच इट इज प्लेस्ड। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया आपके पास μ k into n। ये तीन तरह के फ्रिक्शन है जो हमको समझने हैं यहाँ पर। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। देखिए अगर बॉडी रुकी है तो जरूरी नहीं कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता हो, ठीक है भाई, हो सकता है क्या काम करता हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, फिर आप समझ जाओगे इस बात को। ये तीन बातें आप समझ गए। तो अब देखते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें, पहले उन बेसिक बातों को हम सीख लेते हैं तो फिर हमको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मान लीजिए यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो हम मान लेते हैं कितना है, 50 kg। ब्लॉक का मास क्या है भाई, 50 kg। और ब्लॉक और इस सरफेस जिस पे रखा हुआ है उसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 0.6 है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.5 मान लिया मैंने। क्या मान लिया भाई, 0.5। स्लाइटली कम होता है, हम जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होता है। तो म्यू दे रखा है 0.6 और म्यू दे रखा है 0.5। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पर आप एक फोर्स लगाते हो कैपिटल F,
फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। इफ external force F applied on body is, नंबर फर्स्ट आपका मान लीजिए दे रखा है ये 20 न्यूटन। नंबर सेकेंड जो है आपका, ये आप मान लीजिए दे रखा है आपको 50, 500 और 55, 30, 20 नहीं 200 मान लेते हैं। तो पहले आपको दे रखा है 200 न्यूटन, अगला जो फोर्स है वो आपको दे रखा है मान लीजिए 300 न्यूटन, और जो अगला फोर्स है वो मान लीजिए आपको दे रखा है 400 न्यूटन, ठीक है। अलग अलग केसेस में निकालना है। तो पहले आपने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, तब आप बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फिर आपने लगाया 300 न्यूटन का, तब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। और जब आपने 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम करेगा। तो पहली बात कर लेते हैं फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस में जो F है वो कितना है 200 न्यूटन। कितना है भाई 200 न्यूटन। अब देखते हैं यहाँ पर जो वेट है वो कितना काम करेगा। तो वेट काम करेगा 50 × 10, ये हो गया mg। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा भैया, n इज इक्वल टू mg होता है, जो कि आ जाएगा 500। यहां से देखिए mg आपका 500 है। तो अगर हम देखें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम यहाँ पर FL देखें तो FL आपका आ जाएगा μL × n। क्या आ जाएगा μL × n। तो μL कितना है 0.6 मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई कर दिया 500, तो ये आपका आ जाएगा 300 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स सिर्फ काम कर रहा है 200 न्यूटन का, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो पॉसिबल है वो कितना है 300 न्यूटन। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 300 तक हो सकती है। अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, बॉडी को रोक के रखना, बॉडी को चलाना नहीं। कभी भी फ्रिक्शन बॉडी को चलाएगा नहीं, बॉडी को रोक के रखना। जब भी आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स को कैंसिल करेगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में। अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है 300 न्यूटन का, जबकि जो आपका जो फोर्स काम कर रहा है एक्सटर्नल वो है 200 न्यूटन का। तो जो आपका नाउ एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन is more than applied force F। भाई जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स F से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन will be equal to applied force, hence फ्रिक्शन जो यहां पर आएगा फ्रिक्शन आपका हो जाएगा 200 न्यूटन। ये है आपका आंसर। 300 तो मैक्सिमम वैल्यू है, 300 थोड़ी काम करेगी भैया। जब 200 से ही ये ब्लॉक, देखिए यहां पर आपने जो F फोर्स लगाया वो केवल 200 न्यूटन का है, जबकि फ्रिक्शन जो रोकने वाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 300 है, मतलब 300 तक वो काम कर सकता है। तो अगर 200 लगाए तो 200 ही रहेगा, वो 300 थोड़ी काम करेगा। जब 200 पे इसको रोक देगा तो फिर ज्यादा क्यों करेगा वो अपनी वैल्यू को। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। अब अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगाएगा, वो उससे कम वैल्यू लगाएगा। जितनी फोर्स की वैल्यू उतनी वैल्यू लगा देगा। तो 200 फोर्स काम करना शुरू कर देगा फ्रिक्शन यहाँ पे। अभी बॉडी क्या है रुकी रहेगी, और ये फ्रिक्शन कौन सा है स्टैटिक फ्रिक्शन है। भाई फ्रिक्शन कौन सा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नंबर फर्स्ट वाले केस में जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था वो 300 था। अब जब आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगा तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो सिर्फ अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, व्हेन मैक्सिमम फ्रिक्शन इज मोर देन अप्लाइड फोर्स देन फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उससे कम होता है
या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, है ना। सेकेंड पार्ट में जो देखिए आपका फोर्स है वो कितना है 300 न्यूटन। अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है 300 न्यूटन। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कितना भाई 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन पर हम जानते हैं अभी जो हमने निकाला था सेकेंड पार्ट के लिए एफएल क्या आया था म्यूएल इनटू एन। तो म्यूएल आपका 0.6 मल्टीप्लाई 500 ये आ गया था आपका 300 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या है 300 न्यूटन। क्या है भाई 300 न्यूटन। तो आपको नोट में बातें लिख दूंगा जो मैं भी कर रहा हूं, इसको नोट में लिख दूंगा एक चीज जो आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 300 न्यूटन पॉसिबल है। जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो भी क्या है 300। हेंस फ्रिक्शन विल बी 300 न्यूटन। अब यहां पर मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन ही काम करना शुरू कर देगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा इस केस में। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा इस केस में, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम करेगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा तब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है फिर नोट में भी बात लिख दूंगा अभी आपके सामने। थर्ड केस में अगर हम देखें तो एफएल कितना था 300 न्यूटन, जबकि अप्लाइड फोर्स क्या है थर्ड वाले केस में 400 न्यूटन, ठीक है। अब हम लिखेंगे एज अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा देन काइनेटिक फ्रिक्शन टेक्स प्लेस। Then body starts moving and kinetic friction takes place. Kinetic friction takes place. ये आ जाएगा भाई आपके पास। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा देखिए इस केस में क्या है ज्यादा है तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। यहां पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो एफ के होगा और एफ के बराबर क्या होता है म्यू के इनटू एन। ये कितना था 0.5 था मल्टीप्लाई 500 तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 250 न्यूटन। यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो काइनेटिक करेगा, कितना काम करेगा 250 न्यूटन का फोर्स काम करना शुरू कर देगा। तो अब आपको एक बात नोट में लिखनी है, इस क्वेश्चन को समझ गए होगे आप तो नोट में एक बात मैं लिख देता हूं, इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है वो आप नोट कर लेंगे बढ़िया तरह से, ठीक है। आपका अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फोर्स से कम होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है और उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है और वो म्यू के इनटू एन के बराबर होता है। If applied force on a body is less than limiting friction, then static friction takes place. Static friction takes place which is equal to applied force, which is equal to applied force, and
ये तो गई पहली बात। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, अप्लाइड फोर्स। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और बॉडी पे फोर्स कैपिटल एफ काम करता है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एफ एल है। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एल और एक है आपके पास म्यू क्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो म्यू क्यू है और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है दोनों बॉडीज के लिए, सरफेस और ब्लॉक के लिए, वो आपका क्या है, म्यू के है। तो इस केस में क्या है, इफ जो एफ एल है वो छोटा है, सॉरी एफ एल जो है वो आपका बड़ा है अप्लाइड फोर्स से, मतलब म्यू एल इंटू एन करने पर आपका बड़ा आता है अप्लाइड फोर्स से, तो उस केस में ये आएगा आंसर। सीधे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स का, और फ्रिक्शन होगा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नंबर सेकंड केस में आप देखो, इफ अप्लाइड फोर्स इज equal to limiting friction, then body just about to start its motion। और यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो एफ एल आएगा, सीधे म्यू एल इंटू एन के बराबर आएगा, यही अप्लाइड फोर्स के बराबर भी होगा। इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, एफ एल होगा, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा, और उसकी वैल्यू म्यू एल इंटू एन से निकाल सकते हो आप। अब जो रह गई तीसरी बात, तो तीसरी बात और सुन लो आप ध्यान से। नंबर थर्ड केस क्या आएगा, if applied force on a body is more than the limiting friction, then kinetic friction takes place आएगा तीसरी बात में। थर्ड बात है kinetic friction लिख दिया, takes place which is equal to ना, which is equal to तो जो आपका kinetic friction होता है ये होता है आपका म्यू के इंटू एन के बराबर। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी जो अप्लाइड फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, बॉडी को चलाने वाला जो फोर्स है, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम करता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको अभी बता दी। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं acceleration of a block on rough inclined plane। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन में आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, इस पे ब्लॉक है आपके पास जिसका मास m है मान लीजिए, तो इसका वेट हो जाएगा mg। यहां पर जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा है। कंपोनेंट करते हैं तो एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन आ जाती है, और एक यहां पर एंगल थीटा बनता है, कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास mg cos थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस आता है mg sin थीटा। ये तो हम लॉज ऑफ मोशन में कई बार कर चुके हैं। अब यहां पर जो म्यू के है और म्यू एल है, दो चीजें हैं। ये आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, और ऐसे ही आपका जो म्यू एल है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। ये दो चीजें हमें दे रखी है, सारी बातें आपकी इस तरह से हो गई। अब अगर हम यहां से देखें तो हम जानते हैं n इज इक्वल टू आएगा भाई mg cos थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस देयर इज नो मोशन। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन होता नहीं, दोनों फोर्स आपको बराबर कर देने हैं। तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा तो होता ही है। अब देखिए यहां पर नंबर फर्स्ट, इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अगर बड़ा होता है mg sin थीटा से, देखिए आपके पास जो फोर्स है mg sin थीटा, उसकी वैल्यू आप निकाल लो और fl की वैल्यू निकाल लो, और देखो जो fl है अगर वो बड़ा है mg sin थीटा से, इसका मतलब क्या हो गया μl into n। fl किसके इक्वल होता है भाई, μl into n के इक्वल होता है, क्योंकि fl जो है आपका वो होता है μl into n के बराबर। अब यहां पर अगर हम n करते हैं तो n आ जाएगा आपका mg cos थीटा, वो बड़ा हो जाएगा mg, तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जो आपके म्यूल आएगा ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा। तो ये जो कंडीशन बनी है, अगर इस कंडीशन को देखें, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस अगर बड़ा होता है tan थीटा, इंक्लिनेशन एंगल के टेंजेंट से बड़ा होता है, इन दिस केस body will not move on inclined surface। ठीक है, body will not move on inclined surface and friction will be static friction and equal to mg sin थीटा। यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो सीधे आपका mg sin थीटा आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, mg sin थीटा के। तो पहले केस में जो फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है वो आ जाएगा mg sin थीटा। और भाई केस है क्या, केस आपके सामने है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो tan थीटा से बड़ा आता है, तो उस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सीधे mg sin थीटा के इक्वल आएगा। जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर F काम करेगा, और ये F किसके इक्वल हो जाएगा, ये लिखा है F इज इक्वल टू mg sin थीटा। और जब ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई, यहां से देखें अगर हम F और mg sin थीटा इक्वल हो गए तो यहां से अगर हम निकालते हैं नेट फोर्स, तो मान लीजिए mg sin थीटा चलाने वाला है, माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू a। भाई नेट फोर्स क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा माइनस f करूंगा तो ma के बराबर आ जाएगा। यहां से mg sin थीटा और f इक्वल है तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ma आ जाएगा। तो यहां से हम पाएंगे एक्सीलरेशन विल बी 0। एक्सीलरेशन क्या रहेगा बॉडी का, 0 रहेगा। तो इस तरह से पहले केस में एक्सीलरेशन आ गया 0, जो फ्रिक्शन है वो सीधे mg sin थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, इसमें आप बराबर भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इक्वल भी, बड़ा हो या इक्वल हो तो यही होगा। बड़ा है या इक्वल है तो आपके पास ये कंडीशन, इक्वल के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, ये मूव नहीं करेगा और इसका एक्सीलरेशन 0 आएगा। ठीक है, FL ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो म्यूल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा आता है तो बॉडी मूव नहीं करती है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg sin थीटा के इक्वल आता है, एक्सीलरेशन आपका 0 आता है। यहां पर इक्वल और लगा लेंगे। तो भाई पहला केस तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हम दूसरे केस की बात करते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, फिर हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा वो भी आप जरा देखो। ठीक है भाई, केस नंबर सेकंड जो होगा उसको भी आपको समझना है और देखना है। तो उसमें क्या है वो भी देखना है आप जरा एक बार।
नंबर सेकेंड केस अगर देखते हैं, जो एफ है वो आपका छोटा है किससे, mg sin थीटा से। छोटा होगा मतलब क्या होगा, वही जो म्यूएल इंटू एन जो है वो छोटा है किससे, mg sin थीटा से। एन आपके पास देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, mg cos थीटा, तो म्यूएल mg cos थीटा जो छोटा है किससे, mg sin थीटा से। तो इस केस में जो म्यूएल आ जाएगा वो छोटा आ जाएगा tan थीटा से। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस बॉडी starts sliding down and kinetic friction takes place. Kinetic friction takes place which is equal to, और जो एफ के होता है ये आपका होता है म्यू के इंटू एन, ये आपका आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एफ के होगा, तो अभी जो फ्रिक्शन फोर्स आपको लिखना है वो क्या लिखना है, एफ के। कब, जब आपका म्यूएल छोटा होगा tan थीटा से, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के आएगा, बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, एक्सेलरेट करेगी किसके, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ए से। अब जो एक्सेलरेशन ए आएगा नीचे की तरफ, वो आएगा कितना, अब हम निकालते हैं भाई इसका एक्सेलरेशन। तो देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नीचे वाला फोर्स क्या है, mg sin थीटा, ऊपर फोर्स क्या है भाई, एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ये चलाने वाला ये रोकने वाला, mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या आएगा, नेट फोर्स जो कि ma के बराबर होता है। तो आपको करना क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है पहले वो लिखें, फिर माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, फिर इक्वल टू इसका मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई। तो mg sin थीटा माइनस एफ के किसके इक्वल है, म्यू के mg cos थीटा, तो म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखो, m से m डिवाइड कर लो, है ना, तो बचेगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। g कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अंदर आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के cos, ये है आपका एक्सेलरेशन इस केस में। इट विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस। तो इस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है, और बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन जो मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए तो अब देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसी में पहले एक और केस देखें, फिर न्यूमेरिकल्स हम कल के वीडियो लेक्चर में ट्राई करेंगे इसके। पहले एक और केस में देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या आता है, फिर न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे इसी टॉपिक पर आगे। अब नेक्स्ट केस देखिए क्या है, अब ऊपर की तरफ है, मान लीजिए आपके पास ये एक मास m का ब्लॉक है और ऊपर से इस पे आप F फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। क्या करता है भाई, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है। यहां पर जो एंगल है वो आपके पास मान लीजिए क्या है, ठीक है। चलिए अभी एक्सेलरेशन नहीं मानते, इसमें वही केस लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। इधर आपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा दिया, तो अब आप ध्यान से देखो क्या होगा।
ये आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो आपके पास mg है, और जो ये कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है भाई, mg cos थीटा। क्या आपके पास ये mg cos थीटा है, ठीक है। आप यहां पर कम से कम क्या फोर्स लगाओ, बॉडी मूव ना करे। ये हो गया आपके पास, ये F हो गया, ये mg, इसका मास दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहां पर μl दे रखा है आपको, और μk दे रखा है, दो चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है भाई। यहां पर आपको दो चीजें दे रखी हैं। अब आप देखिए, अगर हम चाहते हैं ये ब्लॉक मूव ना करे, फाइंड देखिए तो भाई एक और केस देख लेते हैं, इसमें केस नंबर सेकंड है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हो गया आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है आपके पास स्मॉल m, इस पे हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बाहर से F, इसका मास m है, और यहाँ पर जो म्यू है μk दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको। ये बॉडी अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है a से, तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो mg करेगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अब अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी जिस डायरेक्शन में स्लाइड करती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो बॉडी अगर ऊपर की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा भाई, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है इसलिए F के काम करेगा। अब आप ध्यान से देखो, चलाने वाला फोर्स क्या है F, रोकने वाले दो फोर्स है, तो माइनस लगा दो, mg sin थीटा और प्लस Fk। mg sin थीटा और Fk दोनों मिलकर रोक रहे हैं बॉडी को, इसलिए माइनस लगा दिया, F चला रहे हैं इसलिए इसमें प्लस है, नेट फोर्स आ गया, इसको ma के बराबर दिखा दो। तो F माइनस mg sin थीटा, और अगर हम यहां से देखें तो हमारा जो n आता है एक नॉर्मल डिरेक्शन भी आती है इधर, ये n, तो n किसके इक्वल आता है भाई, mg cos थीटा हम जानते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास mg sin थीटा प्लस μk और इनटू n इज इक्वल टू ma। F माइनस mg sin थीटा, ब्रैकेट लगा देंगे ध्यान से आप, μk इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो m को इधर डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, F बाई m माइनस g sin थीटा प्लस μk g cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपका इस बार एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका फाइनल एक्सेलरेशन, अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो आपकी ये होगी, तब आपको एक अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है भाई। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं इस फ्रिक्शन से रिलेटेड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कवर करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।